नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डकैत। चंबल में डाकुओं के किस्से काले जादू की तरह होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। दुश्मनों से बदला लेने का जादू, अमीरों से दुश्मनी और मजलूमों से दोस्ती का जादू, पुलिस की गोलियों से बच निकलने का जादू, और इसी जादू के बीच में किस्सा असली डकैत से असली जादूगर बनने का भी। एक डकैत जिसकी उंगलियां एसएलआर और राइफल पर जितनी तेजी से चलती थी उससे भी तेजी से चलता था दिमाग। 6 दशक बाद भी लोगों के जहन में आज भी ताजा है एक ऐसे डकैत की कहानी जो कभी असली फौजी था, फिर कंपाउंडर बना और यहां से चंबल का 10 सरगना और आखिर में एक जादूगर के किरदार में आ गया। और उसने सभी किरदारों को अलग अलग वक्त में बखूबी निभाया। चंबल के बाशिंदों ने उसे चंबल की सरकार कहा, डकैत उसे मास्टर जी कहते और दुनिया ने जादूगर सम्राट कहा। डकैत सीरीज में इस बार देखिए लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाला खुद कैसे लोगों को जख्म देने लगा। चंबल का जादू या चंबल के किस्सों का जादू। इतनी कहानियां, इतने किस्से चंबल में हैं कि लोग उनको सुनते रहते हैं और वो जादू कभी टूटता ही नहीं। लेकिन चंबल के इन किस्सों में चंबल का एक असली जादूगर भी है। जब वो बंदूक उठाता है तो चंबल में उसको चंबल सरकार कहते हैं, और जब वो बंदूक रखता है तो उसके साथ 550 डाकू बंदूक रखते हैं, और उसके बाद वो जादूगरी दिखाता है तो जादूगर भी लोग उसको अपना सरताज मानते हैं। जी हाँ, आज चंबल के किस्सों में एक ऐसे बागी का किस्सा जिसको लोग चंबल सरकार कहते थे। हम हैं उसी के गांव में। आइए देखते हैं ये कहानी कहां से शुरू होती है। चंबल के डाकुओं के इतिहास में मानसिंह, रूपा, लाखन, अमृतलाल, इन सभी की कहानी का सिरा लगभग एक ही रास्ते से जा मिलता था। गांव की दुश्मनी का खात्मा करने के लिए पहला कत्ल, फिर कत्ल के गवाहों का कत्ल, और फिर चंबल में जिंदा रहने के लिए कत्ल। और इसी तरह से चल निकलता था गैंग चलाने के लिए अपहरण और डकैती की वारदातों का सिलसिला। पुलिस ने इन सब का सफाया किया तो चंबल के बीहड़ों में एक और नाम गूंजने लगा, और इस नाम से बीहड़ कई सालों तक कांपा। चंबल के इस पार उत्तर प्रदेश का आगरा जिला पड़ता है। इसी जिले के थाना बिनाहट का एक छोटा सा गांव गढ़िया बघरैना, बीहड़ों में बसे दूसरे गांव जैसे गांव से सटा बीहड़ और गांव के अंदर जाने पर सूखा कुआं। एक पुराने पेड़ के नीचे बना ये मंदिर के सामने खुलता दरवाजा। इस घर को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि यहीं से शुरू हुई चंबल के खतरनाक डाकू की कहानी। बहुत कुछ बह जाता है वक्त के साथ, यहाँ तक कि दोस्ती, दुश्मनी या वो तमाम बातें भी जो एक आदमी की जिंदगी बदल देती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं माधो सिंह की, यानी चंबल सरकार, या यूं कहें जादुओं के सरदार, जादूगरों के सरदार के तौर पर मशहूर हुए माधो सिंह ने अपनी जिंदगी का सफर एक छोटे से गांव से, जैसे अमूमन चंबल के हर किस्से में होता है, और वहीं उस किस्से में कहानी का जो किरदार है वो जब चलता है तो गांव में एक छोटी सी हुई बहस, रंजिश या एक ऐसा मोड़ उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है और ला खड़ा करता है चंबल में। नाम माधो सिंह, पता बीहड़ चंबल, जुर्म हत्या,
डकैती, इनाम 2 लाख तक। बगरौना गांव में एक किसान पोप सिंह भदौरिया का घर। पोप सिंह के 5 बच्चे थे। लड़कों में भगवान सिंह, भैरव सिंह और माधव सिंह, और 2 लड़कियों गोमावती और पार्वती। पोप सिंह का तीसरा बेटा माधव जन्माष्टमी के दिन जन्मा। भगवान कृष्ण के नाम पर माधव सिंह उसका नाम रखा गया, लेकिन बोलचाल की भाषा में माधव जल्द ही माधो सिंह में तब्दील हो गया। किसान परिवार में पैदा हुए माधो सिंह का बचपन से ही जिंदगी से कुछ बड़ा करने की तमन्ना थी। पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे और खेल कूद में भी आगे रहे थे। परिवार के पास थोड़ी बहुत खेती लायक जमीन थी और गांव में परिवार की बड़ी इज्जत थी। सौम्य स्वभाव वाला माधो सिंह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में माहिर। इंटर पास करने के बाद साल 1954 में माधो सिंह सेना की सिपाही भर्ती हुआ और हवलदार बन गया। पोस्टिंग राजपूताना राइफल्स की 17वीं बटालियन की मेडिकल कोर में मिली। कंपाउंडर के पद पर काम घायल सैनिकों का इलाज करने का मिला। ये सारी चीजें तो मेरे जन्म से पहले ही कर ली गई थी, लेकिन मुझे याद है कि उनका मेडिकल कोर में सिलेक्शन हुआ था। 17वीं बटालियन राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ सेंटर, और उनका नंबर था 28,42,905। अच्छा, ये आपको उनका नंबर याद है? जबकि सैनिक के अलावा किसी को याद नहीं रहता है। अच्छा, आपको लगता है कि वही बोल रहा हूँ मैं, 28,42,905। उस समय जो माहौल था, हर राजपूत देशभक्त था और आज भी देशभक्त है। हमारे यहाँ गांवों में रामायण और महाभारत में क्या है, राजपूतों की मर्यादाओं की यही तो कहानी है। गांव की गलियों से इलाके की रस्म निभानी हो तो सबसे बेहतर माना जाता है कि वो इन इलाकों में सेना में भर्ती हो। और जब अगर हम बात करें माधो सिंह की शुरुआत की, तो माधो सिंह ने अपने जीवन की शुरुआत इसी घर से की, इसी गढ़िया गांव के इसी घर से ये अपने जिंदगी की शुरुआत की और यहां से सेना में भर्ती का सफर तय किया। यानी अगर हम सफर की बात करें तो सफर सपनों जैसा था। यानी गांव के एक परिवार से सेना में भर्ती होने तक, यहां तक तो सब ठीक था। ये घर है जो पूरी तरह बदल गया है। आज से 20-30 साल पहले ये घर इस तरह नहीं था। फौज की नौकरी से माधो सिंह के परिवार की आर्थिक हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर की कच्ची दीवारें सीमेंट से पक्की बनने लगी। माधो सिंह के घर के बदलते हालात से गांव के जलनखोरों की नजर से माधो सिंह परिवार की खुशियां भी बच न सकी। अब गाहे बगाहे गांव में पार्टी बंदी से माधो सिंह के परिवार को शामिल किया जाने लगा। कहा सुनी हुई बात तो दुश्मनी का दायरा बढ़ता गया। साल 1959 में पंचायत चुनाव आ गए। ग्राम प्रधानी को लेकर गांव में राजनीति शुरू हो गई। इसी बीच माधो सिंह सेना से 15 दिन की छुट्टी पर गांव आया। उसे उचित मौका मानकर विरोधियों ने नवंबर 1959 में माधो सिंह के खिलाफ थाना पिनहट में चोरी का मुकदमा कायम करा दिया। चोरी से माधो सिंह का कुछ लेना देना नहीं था और माधो सिंह ने गांव के पंचों के सामने इस इल्जाम पर सफाई दी, लेकिन विरोधियों की दबंगई के चलते उसकी सफाई को कोई सुनने वाला नहीं था। दुश्मन माधो सिंह को नीचा दिखाने पर आतुर थे। दबंगों के रसूख के चलते पुलिस ने चोरी के फर्जी मामले में माधो सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन जेल में काटने के बाद माधो सिंह गांव लौटा तो फौज की नौकरी से छुट्टी हो चुकी थी। लिहाजा रोजी के लिए गांव के पास भदरौली में क्लिनिक खोलकर डॉक्टरी शुरू कर दी। सेना के मेडिकल कोर का अनुभव बहुत काम आया। शहरों कस्बों के अस्पतालों से दूर गांव वालों को यह क्लिनिक बहुत रास आई। इससे फिर माधो सिंह की कमाई बढ़ने लगी। नौकरी जाने से तो झटका लगा था, परिवार उससे उबरने लगा। और का सही रास्ते पे आ गई, लेकिन वहाँ से फिर रास्ता बदल गया। रास्ता बदल गया और वो डॉक्टर बन के और गांव में आ गए और यहाँ डॉक्टरी की दुकान खोली भदरौली में। अच्छा, यहाँ दुकान? हाँ, भदरौली में, ये पास में ही है, पास में ही कस्बा है। फिर क्या हुआ? फिर बदलाव कैसे? फिर बदलाव, फिर रास्ता बदल गया। फिर कछु
वैसे लोगों के साथ बातचीत होने लगी और वहाँ से वो रास्ता फिर बदल गया। फिर यह रास्ता पे आए गए, रंजिश बढ़ गई आपसी, और रंजिश के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। माधो सिंह की तरक्की गांव के उसके दुश्मनों को रास नहीं आई। विरोधी उग्र हुए तो बेवजह रोज रोज झगड़े होने लगे और हालात यहाँ तक पहुँचे कि एक दिन गांव में माधो सिंह को घेर कर उसके दुश्मनों ने उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की। सर्किट ब्रांचेस तो इसके इसी टाइप के रहे कि गांव के कुछ झगड़े थे इसके और कुछ सॉल्व नहीं हुए। तो यहाँ पे पहले ये था कि डेकॉइट्स का ये माना जाता था कि कोई सी भी किसी की भी अगर कोई संगीन टाइप की किसी की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ चीजें हैं तो उसका सोचते थे कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो डकैत बन जाने के ऊपर है। डकैत बन जाओगे तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का आपने देखा हुआ कि उनका अच्छा ना लगे किसी को, परंतु फैक्ट ये है कि यहाँ पे जुडिशरी पे या पुलिस के ऊपर या रेवेन्यू पर किसी पे विश्वास ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे खुद चाहते हैं कि खुद कर ले, मतलब वो उनका सेटिस्फेक्शन होता है। तो उसी कारण से ये फरार हुआ। गांव की राजनीति, जुल्म और ज्यादती को सह रहे माधो सिंह के सब्र का बांध टूट गया। माधो सिंह के रूप में चंबल को सैकड़ों साल पुरानी कहानी फिर से सामने आने लगी। माधो सिंह ने जुल्म का बदला लेने के लिए बंदूक उठा ली और जा पहुंचा अपने दुश्मन के दरवाजे पर। फायरिंग की आवाजों से गांव थर्रा उठा। माधो सिंह के दो दुश्मनों की लाशें जमीन पर बिछ गईं और चंबल को फिर अपना एक नया किस्सा मिल गया। माधो सिंह पर पुलिस रिकॉर्ड में चोरी की एफआईआर तो पहले से दर्ज थी, इस बार हत्या का मुकदमा भी कायम हो गया। फौजी से कंपाउंडर का सफर तय करने वाला माधो सिंह अब बागी बन गया। पचास 60 साल पहले का ये घर अब पूरी तरह बदल गया है। आपको अब पुराना यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन ये वही घर है जहाँ से शुरू हुआ माधो सिंह का वो सफर, जो सेना में जाने के बाद ये उम्मीद की जाती है। गांव में सेना की नौकरी एक बेहतरीन कैरियर थी, लेकिन इसी कैरियर के बीच में गांव में चली एक छोटी सी रंजिश या आग ने ये पूरी चीजें बदल के रख दी। उसके बाद एक बार जब हाथ में बंदूक उठी और यहां से 200 मीटर दूर यानी चंबल का सफर तय करने के बाद, फिर समर्पण के बाद भी शायद इस गांव में कभी माधो सिंह उस तरह नहीं लौट पाए जिस तरह माधो सिंह ने बंदूक उठाने से पहले अपनी जिंदगी इस गांव में जी थी। ये गांव गढ़िया आज भी उनको याद तो करता है, लेकिन माधो सिंह की वो एक लड़ाई जो सिर्फ एक छोटी सी वारदात से शुरू हुई और जिसने चंबल को दिया एक नया चंबल सरदार, या यूं कहें कि डाकू में एक और ऐसा नाम जिसने चंबल के किस्सों में बहुत सारी नई कहानियां जोड़ दी। गांव में दुश्मनी, उबलता हुआ खून, बहादुरी के किस्से और चंबल का पानी माधो सिंह को बीहड़ मिले आया। चंबल में आकर माधो सिंह पहले तो जंगा फूला गैंग का शागिर्द बना, लेकिन उसकी उस्ताद बनने की हसरत दबी नहीं। आखिर सेना में सीखी रणनीति और हथियारों की उम्दा समझ ने माधो सिंह को जल्द ही चंबल का उस्ताद बना दिया। माधो सिंह ने मान सिंह की परंपरा को आगे बढ़ाया, पकड़ को एक उद्योग में बदल दिया। पकड़ यानी अपहरण, पैसा कमाने का आसान तरीका। भेड़ों की खाक छानते छानते माधो सिंह ने पकड़ के लिए ऐसा जाल तैयार करना सीख लिया कि शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ जाए। चंबल में डकैतों के गैंग्स हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि कब कोई इंसान कानून की हद पार कर चंबल की सरहद में घुस आए। माधो सिंह भी कानून हाथ में लेकर आया था और माधो सिंह को चंबल की शरण चाहिए थी। चंबल में दर्जनों गैंग सक्रिय थे, लेकिन माधो सिंह को जंगा यानी जंगजीत सिंह के गैंग में शरण मिली। जंगजीत सिंह का गैंग उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आतंक मचा रहा था। माधो सिंह ने कुछ दिन तक
जंगा के गैंग में काम किया और अपना अलग रास्ता भी तलाशना शुरू कर दिया। माधो सिंह एक हुनरमंद आदमी था, एक अचूक निशानेबाज भी था। सेना में भले ही माधो सिंह मेडिकल कोर में था, लेकिन सेना के हथियारों को चलाना वो बखूबी जानता था। फौज का अनुशासन बीहड़ में काम आने लगा। कहते हैं कि मुठभेड़ और लड़ाई में घायल होने वाले अपने साथी बागियों का इलाज वो खुद करता। इतना ही नहीं, माधो सिंह अपने जख्मी साथियों की सर्जरी भी करने लगा। देखते ही देखते माधो सिंह साथी डकैतों की पसंद बन गया। मैंने अभी बताया था आपको कि एक बार जंगल में जो काला बिच्छू होता है, जंगल में एक पापा जी को काला बिच्छू काट गया था। अब क्योंकि जंगलों में दवाई तो रखते हैं, पापा जी खुद दवाई करते थे दूसरे लोगों की, यहाँ तक कि गोली लगने का भी ऑपरेशन जंगल में हुआ है। जल्द ही माधो सिंह ने कुछ आदमियों को अपने साथ मिला लिया और एक नया गैंग खड़ा कर लिया। गैंग को माधो सिंह के दिमाग में एक बड़े गैंग में तब्दील कर दिया। चंबल में 50 के दशक के आखिरी सालों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स में पुलिस ने बागियों का काम तमाम किया। लेकिन चंबल तो चंबल है, उसका बीहड़ बागियों से कभी खाली नहीं रहता। समय समय की बात हुई जब ये मान सिंह, लाखन सिंह और ये पाना वगैरह जो डकैते रहे, ये पुतली बाई रही, उस समय का जो एरा था वो करीब करीब कम्प्लीटली 60 में खत्म हो गया। ये लोग सब मारे गए। 60 के बाद में वो मेजर सरेंडर भी विनोबा जी ने कराया था। उसके बाद में एक नया गैंग का एरा स्टार्ट हुआ। उसी समय में ये मोहर सिंह, माधो सिंह, नाथू सिंह, चरू सिंह, ये उसी समय के हैं। तो धीरे धीरे इनका ये हुआ कि आसानी से आदमी फरार होने लगा और इनके पास बढ़ने लगा। बीहड़ में मौजूद माधो सिंह का बनाया हुआ पहला गैंग भले ही छोटा था, लेकिन माधो सिंह पूरे चंबल का सरदार बनना चाहता था। गैंग ने एक के बाद एक नए हथियार खरीदने शुरू कर दिए। SLR वगैरह का था। SLR जो थी वो सबसे पहले अगर देखें तो मैं समझता हूं कि वो 1967 या 67 की बात होगी। सबसे पहले डकैतों के पास SLR प्राप्त हुई। एक गैंग था, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ये सराय छोला थाना है मुरैना का, वहां पे इनकाउंटर के अंदर पुलिस ने वो मारा गया था। उसके अंदर सबसे पहले SLR आई। उसके बाद में फिर SLR बढ़ी, पहले डकैतों को मिली। उसका बहुत साफ रीजन ये था कि SLR पहले पुलिस के पास थी। गैंग भी था और हथियार भी। ऐसे में दुश्मनों की याद माधो सिंह के सीने में गड़ी हुई थी और भादों की एक रात अपने पुराने हिसाब किताब को बराबर करने माधो सिंह गांव गढ़िया बघरैना पहुंचा और चंद लम्हों में 3 दुश्मनों की लाशें पुलिस की झोली में फेंक दी। इस घटना की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि 1.5 साल बाद माधो सिंह ने गांव में घुसकर 4 और दुश्मनों को गोलियों से छलनी करके दुश्मनी का बकाया हिसाब बराबर कर लिया। दुश्मनी की खूनी जंग में अब तक 9 दुश्मन जान गंवा चुके थे। साल 1965-66 तक माधो सिंह ने अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। माधो सिंह के पास में 30-40 का गैंग था। तो समर के अंदर ये जो चंबल रेवेंस है, अब वो शेल्टर देने लायक नहीं रह गई। तो क्या होता था कि भाग करके ये लोग पालपुर और विजयपुर का जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया, इस जंगल में जनरल रहते थे। तो ये फरार हुआ। फरार होने के बाद में इसकी रिश्तेदारी ज्यादातर इसमें मुरैना डिस्ट्रिक्ट में हुई। ये बागकेरी थाने वगैरह इधर लेकर के यहाँ पर रहा और बहुत ही शूट टाइप का ये डकैत रहा है, जो इतना दूसरे जितने डकैत थे उससे ज्यादा तेज और दिमाग का भी तेज टाइप का डकैत रहा है और क्रूअल भी रहा है। इसने कहीं पे भी किसी को छोड़ा नहीं। अगर इसने किसी से दुश्मन रही है तो निश्चित रूप से उसका बदला लेता था। गैंग ने धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। लूट, डकैती और कत्ल की वारदातों को अंजाम देने लगा। वो अपराधी के रूप में, डाकू के रूप में खुश तो नहीं था। अच्छे से बड़े अपराध करता था, किडनैपिंग करती थी और अपने काया को, अपने शरीर को, अपने ढांचे को भी बदल लिया करता था। और जिसको के नटवर लाल जैसे कहते हैं, उस तरह से उन्होंने किडनैपिंग जैसे शिवपुरी में की, धौलपुर में की, सवाई माधोपुर में की। 60 के दशक में डाकुओं का सामना करने के लिए सरकार ने गांव-गांव में लाइसेंसी हथियार दिए ताकि गांव वाले भी डाकुओं से लोहा ले सकें। माधो सिंह जानता था
कि गांव के लोगों के पास हथियार हैं तो गैंग की वारदात करते वक्त नुकसान होगा। लिहाजा माधो सिंह ने पकड़ यानी अपहरण का धंधा पकड़ने में समझदारी दिखाई। पहले एक पकड़, फिर दूसरी पकड़ और फिर तीसरी। ये पकड़ का काम माधो सिंह को रास आने लगा। पकड़ की वारदातों से माधो सिंह के गैंग का नाम चंबल में फैल गया। उस वक्त चंबल में दूसरा बड़ा गैंग मोहर सिंह का था और मोहर सिंह के साथ साथ बीहड़ों में माधो सिंह का नाम भी गूंजने लगा। पुलिस की टीमें माधो सिंह को पकड़ने की जद्दोजहद करती, हर बार नाकामी ही हासिल होती। मान सिंह, मोहर सिंह, ये माधो सिंह, नाथू सिंह और सरू सिंह वगैरह गैंग बने, जिनके गैंग नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए। जैसे माधो सिंह, मोहर सिंह का जो उसको E1 बोलते थे पुलिस की उसके अंदर, और माधो सिंह E2 कहलाता था। तो इसके मोहर सिंह के करीब 80-90 मेंबर थे। चंबल में माधो सिंह के पकड़ को एक उद्योग में तब्दील कर दिया। पुलिस के पास इनाम की राशि बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 1000 की रकम के जमाने में लाखों का इनाम। चंबल में माधो सिंह जिंदा या मुर्दा 1.5 लाख का इनामी बन गया। इधर पुलिस फाइलों में माधो सिंह पर इनाम बढ़ रहा था, उधर माधो सिंह पकड़ के बाद फिरौती की रकम हासिल करने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहा था। पुलिस उसके नए तौर तरीकों से सकते में थी। गवर्नमेंट ने माधो सिंह को उस समय 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड था, मोहर सिंह के ऊपर 2 लाख का रिवॉर्ड था। आज के हिसाब से तो 20-25 लाख रुपए हुए, पर 2 लाख रुपए उससे माने रखते थे, परंतु किसी ने नहीं मारा उसको। तो कोई भी मार के आ सकता था ना, 2 लाख रुपए ले जाता। तो उनके अपने खुद डिसिप्लिन के हिसाब से ऐसा था कि उसको जैसे गांव के अंदर जैसे जाना, उसके अंदर कभी भी वो लोग रात में गांव में नहीं रुकते थे, जंगल में रुकना उनको, और कभी भी एक जगह पे दूसरी दिन तो निकालने ही नहीं उनको। एक जगह रात रुक गए, सुबह 4 बजे उठ करके दूसरी के चले जाते थे। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज माधो सिंह के कारनामों का ग्राफ लगातार बढ़ने लगा। माधो सिंह की हर वारदात एक नए तरीके से होती और पुलिस सिर्फ लकीर पीटती रह जाती। ऐसे ही एक वारदात ने पूरे चंबल में सनसनी फैला दी। माधो सिंह को मुखबिर ने खबर दी कि भदैया कुंड पर सालाना मेला है और इस मेले में इलाके की कुछ मोटी आसामी पिकनिक मनाने आने वाली है। इस खबर पर माधो सिंह ने एक साजिश रची, लेकिन पुलिस को भी माधो सिंह के प्लान की खबर हो गई। लिहाजा उसने सुरक्षा मजबूत कर दी। पुलिस को चकमा देने के लिए माधो सिंह ने एक नया प्लान नायाब बनाया। माधो सिंह पुलिस वर्दी में भदैया कुंड के मेले में जा पहुंचा और कुंड पर पिकनिक मनाने आए 22 लोगों को एक अपराध में पूछताछ करने के नाम पर पकड़ लिया। अब समस्या थी कि इतने सारे लोगों को वो साथ कैसे ले जाए। जो शिवपुरी वाला नेटवर्क है, वहां 22 पकड़े की गई, बिल्कुल सिटी के बगल से। अब वहां से पकड़े कैसे की गई, थानेदार बन गए या जाके वहां बोले मैं भोपाल से डीएसपी, मैं भोपाल से सीआईडी डीएसपी आया हूं। भोपाल के कुछ लड़के क्राइम करके भाग के यहाँ आ गए हैं और इस दौरान वो इस मेले में हैं, जो शिवपुरी में मेला लगता है उसमें हैं। तेज दिमाग माधो सिंह ने बड़े ही दुस्साहस तरीके से असली पुलिस अधिकारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। माधो सिंह ने उस अधिकारी से कहा कि हिरासत में लिए लोगों को सेंटर पर ले जाकर पूछताछ करनी होगी। अब इतने लोगों को एक जीप में नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए पुलिस अधिकारी से माधो सिंह ने पुलिस का ट्रक मांगा। अधिकारी ने आनाकानी की तो माधो सिंह ने सेना में सीखे गए अधिकारियों से बातचीत के तरीके से विश्वास दिला दिया कि वो एक उच्च अधिकारी है और ये डकैतों से चोरी का माल खरीदने वाले लोगों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन है। और इस पर असली पुलिस वाले ने पुलिस का ट्रक मंगा लिया और पकड़ को बैठा दिया। पकड़ से भरा ट्रक बीहड़ की ओर चल दिया। तो वहां का थानेदार बोला, तो साहब आप पहचानते कैसे लेंगे कि आप सारे लड़कों को इकट्ठा करिए। जब ये पुलिस के पास पहुंच गए तो जो मुखबर था वो भाग गया, वनी मरे गए। वनी क्यों? अरे ये तो पुलिस से ही बात कर रहे हैं, अब तो इनकी कहानी खत्म, ये तो पकड़ गए। अब तो वो भाग गया। अब बड़ी समस्या हो गई, लड़के सारे इकट्ठे हो गए। बोले पुलिस बोले कि पहचानो साहब इनमें कौन है। अब मुखबर को जब देखा कि वो इशारा करेगा कि कौन कौन, अब वो तो भाग गया। अब इन्होंने की क्या करे, अपनी हाथ दिखा तुम अपने। फिर ये देखा गया कि किसकी हाथों में ठेठ है और किसके हाथ में ठेठ नहीं है। यानी जो ठेठ है वो मजदूर आदमी होगा, काम करता होगा, और जिनके हाथों में ठेठ नहीं होगी वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उसमें से 22 छांटे गए। कुछ दूर जाने के बाद माधो सिंह और गैंग को एहसास हुआ कि पुलिस वाले ने एक और ट्रक इसके पीछे लगाया हुआ है।
माधो सिंह ने ट्रक की खिड़की से राइफल निकाली और निशाना लगाया। गोली पीछे आ रहे ट्रक ड्राइवर के सीने से जा लगी। ड्राइवर के मरते ही ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। झांसी रोड पर ठेला जाने लगा, पीछे से एक जनरल ठेला आता है, जो सामान्य जो ट्रक रहते हैं उनमें बकरी भरी हुई थी, बकरी। तो मास्टर साहब पिताजी आगे बैठे थे, तो पीछे पहले छेद हुआ करता था पीछे गाड़ियों में, तो पीछे से वो खोल के बोले मास्टर साहब कि हाँ कि सामान मतलब ठेले में पुलिस कि कैसे कि मूल टोपी चमक रही है उनकी, कि टोपी चमक रही है कि हाँ कि कहाँ है वो आ रहा हो पीछे। अब उसको क्या पता कि इसमें पुलिस का ठेले पीछे क्या जा रहे हैं, तो ड्राइवर में गोली मार दो। तो ड्राइवर में गोली मार दी पीछे से। तो ड्राइवर में जैसे ही गोली लगी पीछे के ट्रक वाले में, ट्रक पलटा, उसमें तो बकरियां मैं करते हुई कूदी और एक मारा रही, इस जहां में तो बकरी बनी। इस बात की खबर पूरे शहर को हो गई कि पुलिस की वर्दी में डाकुओं ने दर्जनों लोगों का अपहरण कर लिया है। इतने लोगों को एक साथ पकड़ बनाने की वारदात से पुलिस के आला अफसरों के हाथ पैर फूल गए, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। माधो सिंह तो चंबल में गुम हो चुका था। कई दिन पुलिस हाथ पैर मारती रही। माधो सिंह ने पकड़ बनाए गए लोगों के परिवार वालों से फिरौती की मोटी रकम वसूल ली। 22 पकड़ की और पुलिस की गाड़ी में उनको लेके आए, जबकि शिवपुरी 1-1.5 किलोमीटर है वहां से। अब तो माने शिवपुरी में ही है बधैया को, और पुलिस की गाड़ी से लेके आए और निकल आए। उनमें फिर छांटबीन करके बाकी रास्ते से छोड़े। तो ये अपने आप में ऐसी बात है पकड़ साहस वाली, ये भी दिन की बात है। ये हो के रात में पकड़े कि या वो दिन के दिन दहाड़े, और पुलिस की गाड़ी से, पुलिस ड्राइवर। चंबल की उस दुस्साहसिक वारदात में शिकार रहे शिवपुरी के रहने वाले अजय मित्तल को आज भी याद है कि किस तरह से माधो सिंह ने 2 महीनों तक उसे जंगल में रखा। नंगे पैर चलने से उनकी हालत तक खराब हुई थी। बीहड़ में भटकने के बाद अजय मित्तल को मुरैना में जूते नसीब हुए। हमारे 24 घंटे जंगल में बीते और आप ये समझो 24 घंटे हम चलते ही रहते। कई दफे खाना बना रहे थे, खाना बनाते छोड़ गांव वाले आके कह देते थे उनके पुलिस आगे मास्टर तो खाना बना हुआ छोड़ दो। 24 घंटे हमको पानी नहीं मिला पीने को, और जब पानी मिला और हमने जब पानी पिया तो बेहोश होकर वहीं गिर गए। तो माधो सिंह ने हमको जंगल में पेड़ों की आग में पड़ता, पुलिस आगे पीछे थी बराबर, तो उसे डर पाकर पुलिस आ जाएगी, इसलिए जंगल पेड़ों के पीछे पकड़ देता। जिस इलाके में माधो सिंह का गैंग पहुंचता था, उस इलाके के तमाम डकैत माधो सिंह से मिलकर उसका सम्मान करते। माधो सिंह से मिलने वाले डाकू अपनी हैसियत के हिसाब से कई खेत पहले जूते उतार कर मिलने पहुंचते थे। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये परंपरा चली बागी दलों में कि जो बड़ा बागी है उसका सम्मान करने के लिए 1 खेत या 2 खेत दूर से चप्पल जूते उतारकर और विनम्रता के साथ उनके पास आएं और सबसे पहले वो चरण स्पर्श करें या वो प्रणाम करें या वो अभिवादन करें। यही परंपरा जो मोहर सिंह और माधो सिंह के बीच में। और मुलाकात के बाद माधो सिंह से अचूक निशाना लगाने की फरमाइश भी किया करते। माधो सिंह आंख पर पट्टी बांधकर 3 आदमियों के बीच में रखे हुए किसी एक के बाजू पर निशाना लगाता। निशानेबाजी का ये किस्सा आज भी अजय मित्तल शहर वालों को बड़े चाव से सुनाते हैं। जंगल में और दूसरी गैंग के डाकू जब उसके आवाज आके मिलते थे तो चारों तरफ एक गोल सा बना के खड़ा हो जाते थे हम लोग, और एक खाली टीम लोगों को बीच में लग गया था। जैसे घेरा बना के खड़े हो गए 20-25 लोग, और वो बीच में खड़े हो गए और उनकी आंखों पे साफी बांध दी और बंदूक दे दी उनके हाथ में। उन्होंने 1 राउंड लगाया और 3 के सामने आ गोली चलाई, 3 में पड़ दी थी। इतना पक्का निशानबाज था। तो ऐसा हमने 1 दफा नहीं 2-3 दफे देखा, क्योंकि जब भी कोई भी गेम उसे मिलने आती थी तब वो ये खेल उनको दिखाता। इतना बढ़िया निशानबाज था।
अपहरण की बेखौफ वारदातों से माधो सिंह का नाम अब बीहड़ के बाहर भी गूंजने लगा, लेकिन माधो सिंह को इससे चैन नहीं मिलता। वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसके नाम की गूंज दिल्ली तक हो जाए। ऐसे में एक दिन ऐसा मौका माधो सिंह के हाथ लगा। माधो सिंह को उसके एक मुखबिर ने बताया कि चंबल के इलाके से चोरी होने वाली एंटीक मूर्तियों की खरीद फरोख्त करने वाला एक मशहूर मूर्तिकार तस्कर है। माधो सिंह ने बड़ा हाथ मारने के लिए मोहन को पकड़ बनाने की प्लानिंग बनाई। माधो सिंह सीधे दिल्ली जा पहुंचा और एक होटल में मूर्ति तस्कर से मुलाकात की। माधो सिंह ने बतौर अपना परिचय मूर्ति चोर के तौर पर दिया और कहा कि चोरी की मूर्ति चाहिए तो वो दिलवा सकता है। चोरी की बेशकीमती मूर्ति के लालच में मोहन ग्वालियर आ पहुंचा। शहर से माधो सिंह के मुखबिर मूर्ति तस्कर को लेकर ग्वालियर के जंगल में चले गए। सड़क से कुछ किलोमीटर जाते ही मोहन सिंह को मालूम हो गया कि ये कोई मूर्ति चोर नहीं बल्कि डकैत है और अब उसकी जान भी इन डाकुओं के हाथों में है। माधो सिंह ने साथ आए मोहन के ड्राइवर फिरौती की खबर देने के लिए मोहन के घर भेज दिया। अपने आप को तस्कर बताता था, मैं तस्कर हूं, मैं गोल्ड का वो तस्करी करता हूं मैं। तो पापा जी ने कहा मैं मूर्ति चोर हूं। अरे उसने कहा तो कि बोलो तुम्हें मूर्ति चाहिए तो हम दिलवा देंगे। उसने कहा ठीक है दिलवा देंगे। बना कि सोना लाखों में आता है और मूर्तियां करोड़ों में सौदा होता है। तो सौदा बन गई, दिल्ली में मुलाकात हो गई और वो दिल्ली से मोहना आ गए अपने। मोहना रेस्ट हाउस है, आप बाई रोड कभी जाओ तो बिल्कुल रोड पर ही रेस्ट हाउस है, वहां का वायदा हो गया बिल्कुल। वो अपने आ गए कार से। यहाँ गैंग थी, इंतजार कर रही थी, बोले आ जाओ मिस्टर मोहन। बनने की कहाँ है ठेकेदार जी के, अंदर आ जाओ। और अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचे। उसमें एक झांसी का ड्राइवर था, वो भी वो बन गया कि मैं भी इनका पार्टनर हूं। बाद में पता पड़ा वो ड्राइवर है, उसको फिर भगा दिया गया। फिर वो मिस्टर मोहन से जो भी होता है सिस्टम। मोहन दिल्ली के सर्कल में बड़ा नाम था। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन मोहन की परछाई तक भी नहीं पहुंच पाई और माधो सिंह ने मोहन की जान बख्शने के लिए 3 लाख रुपए की फिरौती वसूली। इतनी बड़ी रकम वसूलने की इस कहानी ने माधो सिंह को रातों रात देश भर की अखबार की सुर्खियां बना डाला। बिहार में डाकुओं का सरदार बना माधो सिंह मान सिंह के बाद चंबल का सबसे बड़ा आतंक बन चुका था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस दिन रात चंबल की खाक छानती, लेकिन माधो सिंह का भी पुलिस के हाथ नहीं लगता। पुलिस के लिए माधो सिंह एनिमी नंबर 2 बन चुका था। गैंग के साथ मुठभेड़ें भी होती और आसानी से बचकर निकल जाता। माधो सिंह जानता था कि पुलिस की किसी न किसी गोली पर उसका नाम जरूर लिखा होगा। उधर तीनों राज्यों की पुलिस भी एक दूसरे से सहयोग कर माधो सिंह के गैंग का काम तमाम कर देने में दिन रात एक कर रही थी। ऐसे में एक दिन माधो सिंह के लिए बुरी खबर आई और इस खबर ने माधो सिंह का हौसला ही तोड़ दिया। लेकिन उसके शातिर दिमाग ने फिर ऐसी चाल चली कि वो हमेशा के लिए पुलिस की गोलियों की जद से दूर हो गया। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीहड़ से सटे इलाकों में माधो सिंह गैंग अब तक 500 से ज्यादा पकड़ कर चुका था और पुलिस भी एनिमी नंबर 2 यानी दुश्मन नंबर 2 बन चुके माधो सिंह का सफाया करना चाहती थी। पुलिस के साथ साथ पुलिस के मुखबिर माधो सिंह की खबर की ताक में रहते तो माधो सिंह ने वारदातों को अंजाम देने की योजना में तब्दीली लानी शुरू कर दी। एक दिन माधो सिंह गैंग की पुलिस से एक बड़ी मुठभेड़ हो गई। तकरीबन 30 घंटे चली इस मुठभेड़ में गैंग में से सिर्फ माधो सिंह और उसका एक साथी ही निकल पाया। बाकी सभी पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। उन दिनों मुठभेड़ की खबरें अखबार की सुर्खियां बनी और लिखा गया कि माधो सिंह का सीना पुलिस की गोलियों ने छलनी कर दिया। अगले दिन माधो सिंह के एक परिवार के जरिए ये खबर पहुंचा दी कि इस बार भी मास्टर जी पुलिस की गोलियों से बच निकले। इससे पहले कभी माधो सिंह गैंग का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। इस मुठभेड़ ने माधो सिंह का हौसला डगमगा दिया और माधो सिंह ने अपनी रणनीति बदल ली और विजयपुर के जंगलों में पहुंच गया, जहां सिर्फ कुछ ही लोग माधो सिंह तक पहुंच सकते थे। यहां तक गैंग के मेंबर भी सीधे माधो सिंह से नहीं मिल पाते। माधो सिंह ने वारदात को अंजाम देने का तरीका भी बदल लिया।
चंबल सरकार बने माधो सिंह का एक खत किसी भी रईस आदमी की रूह कंपा देने का मादा रखता था। 11 साल के चंबल के बीहड़ के सफर ने माधो सिंह को थका दिया था। अब तक बीहड़ और डाकुओं के कानून के हिसाब से गैंग चल रहा था, लेकिन माधो सिंह का मन बीहड़ के बाहर ज्यादा लगने लगा। माधो सिंह कभी कभी अपने मरने की खबर फैलाकर परिवार के लोगों के साथ शहर में जिंदगी बसर करने लगा और कभी कभी जगह बदलने पर परिवार के लोगों को अपने पास बुलाने लगा। वक्त का दरिया भी अजीब शय होता है जो ये तय करता है कि कौन शाह कौन आम इंसान। जब हम बात करते हैं चंबल के किस्सों की, तो चंबल में एक चंबल सरकार यानी माधो सिंह। आज अगर हम इस गली में जहां खड़े हैं वहां एक मकान आपको दिखाई देता है। ये वो मकान है जो माधो सिंह ने अपनी फरारी के वक्त बनाया था, यानी उस वक्त जब चंबल में माधो सिंह का कहा हुआ कानून हुआ करता था, माधो सिंह का इशारा सबसे बड़ा आदेश माना जाता था। उस वक्त ये मकान आपको यहाँ चंबल में शायद चंबल सरकार का एक ठिकाना होता, लेकिन माधो सिंह की खूबी ये थी कि उसको अपने 12 साल के वक्त में ये मालूम था कि वो जिस रास्ते पर है वो रास्ता आखिरी रास्ता है और वहां से कोई इंसान सही रास्ते की तरफ नहीं जा सकता। इसीलिए अपने बच्चों को, अपने तमाम अतीत को अलग कर वो यहाँ एक ऐसा छोटा मकान जहां उसको दिखाई दे कि हाँ उसके बच्चों का बड़ा भविष्य बन सकता है, उस तरफ रखा। यानी आज अगर हम उस वक्त को याद करते हैं जब लगभग 1960 से लेकर 1972 का वो वक्त, तो शायद आपको उस वक्त का कोई एक निशान यहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस वक्त माधो सिंह सिर्फ माधो सिंह नहीं, माधो सिंह चंबल सरकार होते थे, जिस पर 2 लाख का इनाम 3 राज्यों की सरकारों की ओर से था और चंबल का सबसे बड़ा गैंग उसको बनाने का जो नाम था वो माधो सिंह के साथ था। माधो सिंह पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की एक संयुक्त टीम चंबल में माधो सिंह और गैंग के डाकुओं के खात्मे में जी जान से जुटी रही। एक के बाद एक मुठभेड़ में डाकू मारे जाने लगे, तो दूसरी ओर पुलिस डाकुओं के मुखबिर तंत्र तोड़ने में कामयाब होने लगी। गैंग के अंदर पुलिस के मुखबिर शामिल होने लगे। 13 मार्च 1971 को मुठभेड़ में पुलिस ने माधो सिंह गैंग के सबसे भरोसे आदमी कल्याण उर्फ कल्ला, गर सिंह, चिंतामण, बाबू और विशंभर समेत 13 डकैतों को ठिकाने लगा दिया। 71 14 मार्च की बात है। ये एक सिकरोदा गांव पड़ता है नगरा थाने के पास में। तो वो गांव में आया और उसने रात को उसने होली खेली। तो उस गांव का अब बताने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई बात खत्म हो गई। वहां के गांव का एक पंडित था जो हमारा बहुत अच्छा इन्फॉर्मर काम करता था। उसने खबर दी कि सभी गैंग आ चुका है, ये रात को होली खेलेगा और रुक सकता है यहाँ पे तावड़ो। तो हम लोगों ने उसको घेरा। इनकाउंटर में 14 डकैत मारे गए। जब वो डकैत पूरे मारे गए तो उस समय एचएम जोशी साहब हमारे डीआईजी थे और सुरजीत सिंह एसपी थे। इन लोगों ने कहा कि डकैत सुबह के टाइम तक रात को घेरा, तो हम लोगों ने सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक से मारे गए। पुलिस ने इस घटना की खबर माधो सिंह तक पहुंचने के लिए एक खास इंतजाम किया। पुलिस को मालूम था कि माधो सिंह हर रेडियो से समाचार सुनता है, तो पुलिस ने इस खबर को माधो सिंह तक पहुंचाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया। शाम का वक्त था, माधो सिंह खाना खा रहा था। आकाशवाणी ने समाचार दिया कि चंबल में माधो सिंह गैंग के कुल 13 डकैत पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारे गए। खबर सुनते ही माधो सिंह ने खाने की थाली को दूर फेंक दिया और कहा कि रोटी खाऊंगा, बच गए, गैंग तो पूरी निपट गई। तो उस समय ये ज्यादा टीवी या कुछ होता नहीं था, परंतु उसमें क्या हुआ करता था, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज जो होती है, जो शाम को 7 बजे प्रादेशिक न्यूज आती है, हर डकैत सुनता था। उसमें क्या होता था कि कोई भी डकैत मरता था, क्या होता था, उसकी न्यूज जरूर आती थी। तो उस समय माधो सिंह जो था ये विजयपुर डांग में था, करीबन वहां से 250-300 किलोमीटर दूर। तो ये उन्होंने कहा कि अपन ऐसा करें कि इसको जैसे तैसे जल्दी से करके इसकी पूरी न्यूज बना करके ऑल इंडिया रेडियो को दिया जाए। अगर कोई आदमी किसी को जाकर के बताता है कि आपका ये नुकसान हो गया, मर गया, फलाना हो गया, तो धीरे धीरे बताता है तो आदमी एकदम से उसको शौक नहीं लगता है।
वो उसको कंसोल करता जाता है, कुछ भी होता है। जैसे हम कोई आदमी मर जाता है तो अपन बोलते हैं वो एक्सीडेंट हो गया यार, अभी बचा है, फलाना है, ऐसा करके बताते हैं। और बोले वो न्यूज सुनेगा तो उसको एकदम से शॉक लगेगा कि लगे से क्या हुआ। तो वही था, शाम को 7 बजे के टाइम पे वो न्यूज सुनी। और ये फैक्ट है कि उस समय इसके साथ पकड़े बैठी थी और ये न्यूज सुन रहा था। जनरली डकैत शाम को जल्दी खाना खाते हैं तो नॉर्मली डकैत क्या करते हैं कि जो गैंग लीडर होता है वो सबसे लास्ट में खाना खाता है। पहले पकड़ खाना खाती हैं, फिर बाद में दूसरे मेंबर खाते हैं, फिर वो खाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा ना कोई जहर मिला दे, कुछ भी कर दे, तो प्रिकॉशंस हमेशा रखते हैं। तो किंग में वो कुछ खाना खा लिया तो बाकी खाना खा रहे थे। जैसे ही उसने सुना वैसे ही उसने ट्रांजिस्टर फेंका और उसने ये कहा अब तो रोटखावा रह गए मेरे पास में, मतलब रोटी खाने वाले रह गए, मेन जो थे वो खत्म हो गए। इस एनकाउंटर ने माधो सिंह की हिम्मत तोड़ दी। माधो सिंह की सिक्स्थ सेंस ने बता दिया कि चंबल में अब उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और तब उसने एक फैसला कर लिया। ये फैसला था बागी जीवन से रिश्ता तोड़ देने का। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। चंबल की सबसे मशहूर कहावतों में से एक कहावत है कि चंबल में कूदने की तारीख के बाद किसी बागी की जिंदगी में दूसरी तारीख नीम के पत्तों में लिपटकर शहर आने की ही होती है। मुठभेड़ में मारे गए बागियों की लाशों को नीम के पत्तों में लपेटकर रखा जाता था। माधो सिंह को मालूम था कि नीम के पत्तों में लिपटने से बचना है तो योजना कोई शानदार ही होनी चाहिए, और कुछ दिन में योजना तैयार भी हो गई। जो कुछ उसने कमाया, जो भी रखा, तो भी मरना नहीं चाहता कोई भी आदमी, क्योंकि उसके बाद डकैत कोई भी हो कितने दिन सर्वाइव करेगा, नोबडी नोज इट। कभी न कभी यहाँ की बातचीत है कि वो नीम के पत्ते में बंद के आते ही आते हैं। 21 मई की बात, ये वीरपुर जो विजयपुर जंगल के पास में है, वहां पे हरविलास काछी एक डकैत रहा है, बहुत पुराना, आपने सुना हो। ये मान सिंह के साथ में था और ये व्यक्ति 72 में सरेंडर हुआ, ये नहीं मारा गया, ये उसके साथ में था। उसका जो सगा भतीजा था वो पुलिस का इन्फॉर्मर रह चुका था। उसने आकर के खबर दी एसपी को कि साहब ये गैंग वीरपुर के पास पड़ा हुआ है, इसको आप घेरो। तो हम लोग गए, रात को उसको इनकाउंटर हुआ, घेरा इसके अंदर। इनकाउंटर के अंदर क्या, जंगल के अंदर एक तो टोपोग्राफी अलग टाइप की होती है, और वो कूनो नदी के किनारे गर्मी के टाइम इनकाउंटर होता था, जहां पानी होता हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा टोपोग्राफी की स्टडी हम लोग ठीक ठाक से नहीं कर पाए, तो एक साइड खुली रही पूरी। तो इनकाउंटर में वो डकैत को मालूम है जिस साइड में फायरिंग नहीं होती उस साइड भागते हैं, तो पूरा गैंग निकल गया। उसके 20-22 किडनैप थे, वो सब छूट गए, हथियार थे वो छूट गए। तो ये सेकंड उसको झटका लगा। तो उसके बाद में शायद उसके दिमाग में आया कि शायद प्रकृति और ईश्वर शायद और कुछ सोच रहा है उसके बारे में, तो ये थॉट इट कि भाई कुछ दूसरी चीज सोच ली जाए। माधो सिंह ने सरेंडर करने की ठान ली और उसने तरीके खोजने शुरू कर दिए। उसने जो पटकथा लिखी वो किसी बॉलीवुड की पटकथा को मात देने वाली थी। माधो सिंह को याद था कि संत विनोबा भावे चंबल में डाकुओं को समर्पण करा चुके हैं। मान सिंह के गैंग के लोकमन दीक्षित और दूसरे डाकुओं ने विनोबा के सामने हथियार डाले थे और वो भी अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। बस उसने इसी रास्ते को अपनाया। एक दिन संत विनोबा भावे के सामने राम सिंह नाम का एक ठेकेदार जा पहुंचा। उसने कहा, चंबल के कुछ खूंखार डाकू बंदूक रखना चाहते हैं। विनोबा भावे ने कहा कि अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, लिहाजा वो जेपी के नाम एक खत लिख रहे हैं, चाहे वो वहां जा सकते हैं। 54 गैंग लिस्टेड गैंग थे उसमें, तो उसमें बोले कि आधे गैंग तुम्हें सरेंडर कर जाएगा, आप चले। तो विनोबा जी ने जब 60 के अंदर सरेंडर किया था तो उसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, और वो एक बहुत ही वैसी हस्ती थी कि जो ऐसी छोटी मोटी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब मेरी एज इतनी हो चुकी है, अब मैं कहीं निकलता नहीं हूं, मैं वर्धा ही रहता हूं। राम सिंह सीधे जयप्रकाश नारायण से मिलने जा पहुंचे। मुलाकात के दौरान जेपी ने पूछा कि आप कौन हैं और आपका डाकुओं से क्या रिश्ता। 3 दिन तक माधो सिंह ने अपना परिचय राम सिंह ठेकेदार के तौर पर दिया, लेकिन माधो सिंह को लगा कि जयप्रकाश जी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो माधो सिंह ने खुद खड़े होकर कहा कि वो ही कुख्यात डाकू माधो सिंह है। जयप्रकाश ने यह सुनकर अचंभा जाहिर किया। ये सामने खड़ा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि चंबल का सबसे बड़ा इनामी और चंबल की सरकार माधो सिंह है। अगर आपको सरेंडर होना है तो मैं जयप्रकाश जी को, जो पटना में है, मैं उनको लेटर लिख देता हूँ, आप जाओ और वो आपको आकर सरेंडर की बातचीत कर लेंगे। तो ये फिर वहां से पटना गया
पटना जाके उनसे मिला, मिलने के बाद में 1-2 दिन मिलने के बाद ये खुल गया ओपन से कि मैं खुद माधो सिंह हूं, आप चलिए, आपको सरेंडर हूं। तो जयप्रकाश जी सामने आए और उस समय ये भूदान वगैरह के इसके अंदर जयप्रकाश जी और अपने बिनुआ जी सब लोग इन्वॉल्व थे सी। तो ग्वालियर के 2 लोग थे उसमें, एक भूदेव शर्मा थे और एक मिस्टर भदौरिया थे, उनका नाम भूल रहा हूँ। भदौरिया एक वेस्टर्न रिलेशंस के अंदर ये मान सिंह उसमें आते थे। ये दोनों के दोनों इनके जयप्रकाश जी उनके साथ में लेकर कार्य करते थे। इन लोगों को उन्होंने बताया, उनको समझाया, फिर इन लोगों ने लीड ली और लीड लेकर के फिर इन्होंने सरेंडर की बातचीत की। तो फिर उन्होंने ये करा गया कि ये पालपुर थाना पड़ता है मुरैना का, उसमें एक 5-6 गांव का छोड़ करके बीच का उन्होंने बताया कि ये पीस जोन है, इसको रख लें। यहाँ पे जो भी डकैत आएगा, यहाँ पे डकैतों से बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, और जब तक कोई भी डकैत यहाँ पे आता है तो कोई भी पुलिस वहां पे नहीं जाएगी। तो ऐसा बना करके फिर उन्होंने पूरी आगे की चर्चा की गई। तो ये उसका मेन रोल माधो सिंह का है। जिसकी तलाश में 3 राज्यों की पुलिस चंबल की खाक छान रही है, वो शख्स बेखौफ होकर उनके सामने कैसे खड़ा है। जेपी माधो सिंह का समर्पण कराने को तैयार हो गए, लेकिन शर्त रख दी, ज्यादा से ज्यादा डाकुओं का समर्पण हो। इस पर माधो सिंह ने वादा किया कि चंबल का सबसे बड़ा समर्पण होगा। माधो सिंह जंगल में लौट आया और समर्पण की तैयारी में जुट गया। डाकुओं के समर्पण में माधो सिंह के लिए सबसे बड़ा रोड़ा था मोहर सिंह गुर्जर। मोहर सिंह भी उन दिनों चंबल में खौफ का बड़ा नाम था। मोहर सिंह को पुलिस पर यकीन नहीं था। उसका कहना था कि पुलिस उनको इस बहाने एनकाउंटर करने की तैयारी में है। ऐसे में माधो सिंह ने मोहर सिंह को यकीन दिलाने के लिए अपने बेटे सहदेव सिंह के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई कि अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो जेपी अनशन पर चले जाएंगे। तो नितनवास में गए थे, मोहर सिंह बिगड़ रहा था कि मैं नहीं हाजिर रहूंगा और मुझे फांसी है जाएगी। तो वो जो आपने सीन देखा है, वो सीन कसम खाने का है, अकेले में ले जाकर के ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी कसम खा रहा हूँ और अपन को फांसी होगी, उससे पहले जयप्रकाश जी अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने अपन को वचन दिया है और जयप्रकाश जी का ही मेन अहम भूमिका रही है। उनका ही अथाह प्रयास रहा। इंदिरा जी को बताया, इंदिरा जी ने मौखिक इन सीएम लोगों को बोला, एमपी राजस्थान के। तो जयप्रकाश मेन है इसके। अच्छा, आप जिस फोटो में दिख रहे हैं वो फोटो आपके सर पर हाथ रख के कसम खाने का है। वो ऐसे हाथ रखा हुआ है, वो वहाँ समर्पण ये है 13 अप्रैल का पोस्ट। आखिर मोहर सिंह मान गया। वो जानता था कि चंबल का जादूगर मास्टर माधो सिंह अपनी जुबान का पक्का है। मुरैना के पगारा डैम पर डाकुओं के बड़े समर्पण की तैयारी हुई। हजारों की भीड़ डाकुओं को देखने पहुंची। माधो सिंह और मोहर सिंह समेत तकरीबन 550 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकुओं के लिए शर्तों को मनवाने के लिए बाद माधो सिंह ने डाकुओं के शिकार लोगों के लिए भी मुआवजे और मदद की मांग की, जिससे माधो सिंह के खिलाफ ज्यादातर लोगों की नफरत खत्म हो गई। समर्पण में जो 10 शर्तें रखी गई थीं, उनमें एक सबसे अहम शर्त ये थी कि डकैतों द्वारा मारे गए लोगों को, किडनैप उनको किया गया उन लोगों को भी जमीन, उनके बच्चों को शिक्षा, जो डकैतों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो उन परिवारों को भी दी जाए। तो चूंकि हाजिर होने के बाद हम लोगों की जहां पढ़ाई हुई, वहां वो लोग भी आए हमारे साथ पढ़ने और हम एक ही हॉस्टल में रहे। इसलिए मैंने जो आपको बामोरी वाली घटना बताई, ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि कम से कम हमने उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो आज हम जब उनको फायदा देंगे तो आज उन लोगों को हम लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं। समर्पण के बाद माधो सिंह पर दर्ज मुकदमों की अदालत में सुनवाई हुई और गवाह के साथ साथ सबूत भी पेश किए गए। वकीलों ने दलीलें दी और माधो सिंह को अदालत ने जेल में भेजने का फरमान सुना दिया। माधो सिंह ने मुंगावली की खुली जेल में अपनी सजा काटी। बावली खुली जेल में अक्सर हम जाते आते रहते थे। वहाँ बढ़िया हमारे यहाँ जो है मुर्गी फार्म था, कृषि फार्म थे, वहाँ जेल कुछ नहीं थी। तो अपने वहाँ जो है खाना बनाने वाला अलग, पानी भरने वाला अलग, पूरी व्यवस्थाएं थी। शातिर
और खुराफाती दिमाग वाले माधव सिंह को हमेशा कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी। जेल में माधव सिंह ने एक नया काम सीख लिया, लोगों को जादू दिखाने का। कहीं पे भी चुपचाप बैठने वाला व्यक्ति नहीं था इसलिए, तो वो कहीं न कहीं लेकर के तो उसने को जादू वादू कहीं से थोड़ा सीख रखा, तो उसको लेकर दिखाता रहा। चंबल सरकार, जो कभी लोगों में खौफ का नाम था, अब वो अपनी जादूगरी की कला से लोगों का मनोरंजन करने लगा। माधव सिंह की कहानी चंबल की हैरत अंगेज हकीकतों में से एक है। एक सीधे साधे इंसान के डाकू बनने और फिर डाकू से वापस अकेले नहीं, सैकड़ों लोगों को वापस इंसान बनाने की कहानी। माधव सिंह ने सालों तक अपनी जादूगरी से लोगों का दिल बहलाया। कहते हैं कि अपने शो में माधव सिंह पुलिस वालों को फ्री एंट्री दिलाता था। सालों तक एक दूसरे से खौफ खाने वाले दुश्मनों की शायद ये नई दोस्ती थी। माधव सिंह पर दुनिया के अखबारों ने एक डाकू जो जादूगर बन गया के नाम से कई स्टोरी की, लेकिन हर किस्से की तरह माधव सिंह के किस्से का भी अंत होना था। जादूगर बने माधव सिंह अपने जादू को दिखाने दूर दूर तक जाता था, लेकिन बॉलीवुड की चमक जादू के धंधे को खत्म कर रही थी। माधव सिंह के बेटे को वो दिन भी याद है। इस सदी के महानायक की फिल्म शराबी रुपहले पर्दे पर आई तो 3 साल तक माधव सिंह के शो में लोग नहीं जुट पाए, और फिर माधव सिंह ने इस खेल से भी अपना हाथ झाड़ लिया। चंबल की हवा और पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है। यहां जुल्म और अन्याय का एक लंबा इतिहास है, तो बगावत और बदले की एक पुरानी परंपरा भी। एक ऐसी प्रथा जिसमें दिल में नफरत होती है, हाथों में बंदूक और दिमाग में बदला लेने का जुनून। बस बदल जाते हैं तो सिर्फ किरदार, लेकिन नहीं बदलता तो चंबल की भीड़ों का तरीका। एक महिला डकैत जिसके आतंक ने भीड़ों में खौफ पैदा कर दिया। महज 18 साल की उम्र में 22 लोगों को एक साथ खड़ा करके गोलियों से भून दिया। ये जिंदगी का सबसे खौफनाक चेहरा था। नमस्कार।